हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से आप नॉट सेट प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी PYQ सीरीज़ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस सीरीज़ का पार्ट 3 रहने वाला है कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं नॉट सेट एग्जाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Our first question is: a newborn is noted to have a lumbosacral midline swelling with the sac protruding through a vertebral defect containing both meninges and neural tissue. What is the most likely diagnosis? ठीक है, एक बच्चा है जिसका लंबोसेक्रल रीजन में मतलब स्पाइन रीजन में एक सैक निकला हुआ है, एक हम्प जैसा बना होता है, ठीक है, कमर में, बैक में। तो ये एक डिफेक्ट है, वर्टिब्रल डिफेक्ट है, जिसमें मेनिंजेस भी इंक्लूड है और न्यूरल टिश्यू भी इंक्लूड है। ओके, तो कौन सा डायग्नोसिस होगा इनमें से? ऑप्शंस दिए हुए हैं: एन्सेफेलोसील, मेनिंजोसील, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड लास्ट इज मेनिंजोमाइलोसील। ठीक है, तो राइट आंसर इज मेनिंजोमाइलोसील। ओके, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे 3 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में जो देखे जाते हैं बाय बर्थ। जब वो बर्थ होता है बच्चे का, उसी टाइम पे 3 तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जो स्पाइना बाइफिडा की कैटेगरी में आते हैं। स्पाइना बाइफिडा मतलब ये बैक के डिफेक्ट्स हैं। तो इसमें पहला होता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, सेकंड होता है मेनिंजो माइलोसील एंड थर्ड इज मेनिंजोसील। ओके, अब समझो इसका डिफरेंस क्या है। अगर बैक में सिर्फ एक डिम्पल जैसा शेप है, ओके, एक डिम्पल जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट है एंड कोई हम्प नहीं है उधर, ओके, कोई उभरा हुआ कोई रीजन नहीं है, फ्लैट एरिया है, बस उसमें एक डिम्पल है, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओके, इसमें कोई मेनिंजेस बाहर नहीं है, कोई न्यूरल टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब कुछ जो है अंदर है, और ये जो है बहुत बार नोटिस भी नहीं होता है पेशेंट्स में। ठीक है, ये भी मोस्टली क्या होता है, ये एक्सीडेंटली हम जो है डायग्नोज कर लेते हैं। बच्चा गया था, कोई दूसरा एक्सरे होना था बच्चे का, ठीक है, या MRI होना था, CT स्कैन होना था, तब हमें पता चलेगा ओ दिस इज द पेशेंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है ना, बच्चा कोई सिम्टम दिखाएगा, ओनली एक डिम्पल सा प्रेजेंट होगा एंड टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। नाउ सेकंड इज मेनिंजोसील। मेनिंजोसील क्या होता है, एक हम्प जैसा जो है बैक में प्रेजेंट है, मतलब एक उभरा हुआ रीजन है, उसमें मेनिंजेस इन्वॉल्व हैं, मेनिंजेस भी ऊपर उस हम्प में प्रेजेंट हैं। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मेनिंजोसील। एंड थर्ड इज मेनिंजोमाइलोसील। 2 टर्म्स आए हैं, मेनिंजो एंड माइलो। मेनिंजो मतलब मेनिंजेस एंड माइलो मतलब मसल्स, मतलब काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, मेनिंजेस के साथ में न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है उस हम्प में, ओके, जो वो उभरा हुआ पार्ट है, और इसकी वजह से बच्चे में सिम्टम आएंगे, जैसे कि पैरालिसिस हो सकता है पैरों में, या फिर क्या हो सकता है, बावल ब्लैडर का कोई कंट्रोल नहीं होगा बच्चे में। ये सब जो है मेनिंजोमाइलोसील में देखने को मिलता है। ओके, अब अगर हमारा सेकंड या थर्ड है, मेनिंजोमाइलोसील है या मेनिंजोसील है, तो इसका जो है सर्जिकल रिपेयरमेंट करवाना पड़ता है सर्जरी के थ्रू एज सून एज पॉसिबल। ओके, बट अगर स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है तो विदाउट सर्जरी भी काम चल जाता है, और ये सर्जरी भी बहुत रिस्क वाली है क्योंकि इस पे स्पाइनल कॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है मेनिंजोमाइलोसील में, इसीलिए सर्जरी इज वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। ओके, तो ये तो हो गया स्पाइना बाइफिडा। अब समझो पहला ऑप्शन क्या है, एन्सेफेलोसील। एन्सेफेलोसील सेम चीज है, बट यहाँ क्रेनियल में प्रेजेंट है, सिर के बैक में जो है, आपके बैक रीजन में जो है, अगर हम्प प्रेजेंट है उसको एन्सेफेलोसील बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो है
मेनिंजेस की भी इन्वॉल्वमेंट होगी एंड ब्रेन टिश्यू की भी होगी। ओके, ये हो गया एनसेफेलोसील। सेकंड इज मेनिंजोसील, जो मैंने अभी आपको बताया, मेनिंजेस का इन्वॉल्वमेंट है जस्ट, एंड स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो ऑप्शन इज मेनिंजोमाइलोसील, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेनिंग बोथ मेनिंजेस एंड न्यूरल टिश्यू, इसीलिए जो है ये ऑप्शन मेनिंजोमाइलोसील है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट रिक्वायर्स 6 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, the vial on hand is labeled 100 units in 100 ml, how much volume should the nurse draw up? ठीक है, एक नर्स है जिसको 6 यूनिट ऑफ इंसुलिन लेना है, ठीक है, ये डिजायर्ड वॉल्यूम है हमारा, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, 100 यूनिट्स अवेलेबल है 100 ml में, तो कितना ml लेना होगा इंसुलिन? ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन देखते ही हो रहा है यहाँ पे, अगर 100 यूनिट्स में 100 ml है तो 6 यूनिट्स में 6 ml होगा, सिंपल है, आंसर बी है यहाँ पे। ओके, बट अगर एग्जाम में किसी का दिमाग ना चले कि कितना ml है, कितना यूनिट है, नहीं समझ आ रहा है, सिंपली राइट द फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी ड्रग कैलकुलेशन पे एक वीडियो बना रखी है, अगर आपका ड्रग कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लियर नहीं है तो आप उधर जाके देख सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है, एक्स, ये हमने निकालना है, डिजायर्ड अमाउंट कितना है, अवेलेबल अमाउंट कितना है, इनटू में वॉल्यूम, ठीक है। डिजायर्ड कितना है अपना, 6 यूनिट्स चाहिए हमको, तो अवेलेबल कितना है 100 यूनिट्स, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 से 100 कट गया, इज इक्वल टू 6 ml, 6 ml इज द राइट आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चंस वैसे ऐसे ही देख के हो जाते हैं, जैसे हमें पता चल रहा था 100 यूनिट्स में 100 ml है, 6 यूनिट्स में 6 ml होगा, बट अगर नहीं सॉल्व हुए तो ये फॉर्मूला लगा लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन्स? ठीक है, किल्ड वैक्सीन्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सुनो, अब हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक लाइव वैक्सीन्स और एक किल्ड वैक्सीन्स। ठीक है, लाइव वैक्सीन्स का मतलब है हमने बैक्टीरिया को ऐसे सॉल्यूशन में डाला है कि जिससे अब जो है वो बीमारी नहीं फैला सकता है, बट वो जिंदा है। ओके, लिविंग है बैक्टीरिया, अभी मरा नहीं है, बट बीमारी नहीं फैला सकता है। ओके, एंड किल्ड वैक्सीन्स में क्या होता है, हमने बैक्टीरिया को उसका जो है हमने बैक्टीरिया को मार दिया है, या फिर उसका कोई पार्ट जो है थोड़ा सा लेके हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज किल्ड वैक्सीन। ठीक है, अब लाइव वैक्सीन क्या होती है, लाइफ में एक बार देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लिविंग बैक्टीरिया को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये लंबी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। बट किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं, दोबारा बूस्टर डोज इसमें देनी पड़ती है, क्योंकि ये किल्ड बैक्टीरिया था। ओके, एंड लाइव वैक्सीन जो है हम प्रेग्नेंट विमेन में नहीं देंगे, या जो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बंदे हैं, जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या HIV का इन्फेक्शन है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी बहुत लो है, उनको हम लाइव वैक्सीन्स नहीं देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए लाइव वैक्सीन्स कौन सी होती हैं एंड किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं। उससे पहले हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इनएक्टिवेटेड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉलोइंग में से, फर्स्ट इज दे नीड पीरियोडिक बूस्टर डोजेस टू मेंटेन प्रोटेक्शन, बिल्कुल राइट। किल्ड वैक्सीन्स में हमें बार बार बूस्टर डोजेस देनी पड़ती हैं, दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड क्या है, दे मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स, नो। किल्ड बैक्टीरिया जो है कभी भी अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ह्यूमन बॉडी में नहीं मल्टीप्लाई करेगा। जो ऑलरेडी किल्ड बैक्टीरिया है वो कैसे मल्टीप्लाई करेगा ह्यूमन बॉडी में जाके, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो लाइव बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज दे ऑफर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर ओनली 1 डोज, नो। ये होता है लाइव वैक्सीन का कैरेक्टरिस्टिक कि एक बार दो तुम लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनिटी ले लो, बट किल्ड में ऐसा नहीं होता है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज दे शुड नॉट बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हम किल्ड वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स में दे सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। यहाँ पे देखो, जब तुम कोई भी क्वेश्चन करो 2 तरीके होते हैं, एक तो जो राइट आंसर है वो तुमने पढ़ा
बाकी के तीनों ऑप्शन तुम्हें पता होने चाहिए कि क्यों नहीं है आंसर। ओके, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ लिया करो। जैसे वैक्सीन्स की बात चल ही गई है तो तुम्हें पता होना चाहिए लाइव वैक्सीन्स कौन सी होती हैं एंड किल्ड वैक्सीन्स कौन सी होती हैं। लाइव वैक्सीन्स का निमोनिक है एक बॉय लव द क्राइम, ये है निमोनिक। ठीक है, बी से अपना बीसीजी है, ओ से अपना ओरल पोलियो है। ओरल पोलियो को सेबिन भी बोलते हैं, याद रखना, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर ओरल पोलियो है तो सेबिन है। ठीक है, हमेशा याद रखना अगर कोई वैक्सीन ओरली दी जा रही है तो वो लाइव होगी, किल्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ओरल पोलियो आ गया और वाई से येलो फीवर आ गया। टी फॉर टाइफॉइड, ये भी ओरल है। सी फॉर चिकन पॉक्स, आर से रुबेला रोटावायरस, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, एम फॉर मीजल्स एंड मम्प्स एंड ई फॉर एपिडेमिक टाइफस। ओके, ये हो गया अपना लाइव का लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स। क्या है इसका निमोनिक? बॉय लव द क्राइम। ओके, अब हम देखेंगे किल्ड वैक्सीन्स के एग्जांपल। किल्ड वैक्सीन का निमोनिक है जापान की थी खीर। खीर जो है जापान की थी। ठीक है, इसका निमोनिक है जापान की थी खीर। अब इसको देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। जापान से है जापानीज एन्सेफ्लाइटिस। ओके, के से किल्ड पोलियो वैक्सीन, इसको जो है सॉल्क भी बोलते हैं, सॉक, एस ए और एल के, सॉक। ओके, टी फॉर टाइफॉइड, के फॉर कयासानुर फॉरेस्ट डिजीज, इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं। एच फॉर हेपेटाइटिस ए बी, आई फॉर इन्फ्लुएंजा एंड आर फॉर रेबीज। ये अपने एग्जाम्पल हो गए किल्ड के। ओके, एंड जो टॉक्सॉइड होते हैं या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स होती हैं वो भी किल्ड के अंडर आती हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, रिकॉम्बिनेंट वाली या फिर टॉक्सॉइड वाली वैक्सीन्स भी किल्ड के अंडर आएंगी। टॉक्सॉइड्स में दो एग्जाम्पल होते हैं, डिप्थीरिया एंड टेटनस। फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ न्यूबॉर्न डायग्नोज्ड विद माइलोमेनिंजोसील, which finding is most indicative of a serious associated complication such as hydrocephalus? Okay, एक बच्चा है माइलोमेनिंजोसील का MMC, उसमें जो है कौन सी फाइंडिंग से पता चलेगा कि हाइड्रोकेफेलस डेवलप हो गया है। ठीक है, हाइड्रोकेफेलस क्या होता है? एक्सेस ऑफ CSF प्रोडक्शन इन द ब्रेन। ठीक है, CSF कहाँ पे प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन में? कोरोइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, तो अब कौन सा ऑप्शन इनमें से राइट है? हाइड्रोकेफेलस कौन से ऑप्शन से पता चल रहा है? सिंपली ये बता दो यार, सनकन फॉन्टेनल। फॉन्टेनल जो है सन कर गए हैं, मतलब ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। ठीक है, ये तो नहीं है। अगर हाइड्रोकेफेलस होगा तो ये बल्जिंग फॉन्टेनल्स होंगे। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकेंड इज बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। यस, दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर। ऑप्शन 2 इज राइट। थर्ड इज हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। नो, इससे कोई रिलेशन नहीं है। न्यूबॉर्न में जब भी MMC होगा बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल्स देखने को मिलेंगे एज अ साइन ऑफ हाइड्रोकेफेलस। ठीक है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं है। एंड लास्ट इज हेयर टफ्ट ओवर द लोअर बैक। नो, ये तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में मिलता है। ठीक है, so next question is, what is the expected pre-ductal oxygen saturation in a healthy full-term newborn at around 1 minute of life? 1 मिनट का न्यूबॉर्न है, 1 मिनट पहले ही बॉर्न हुआ है, उसका कितना एक्सपेक्टेड होगा सेचुरेशन, कितना ऑक्सीजन सेचुरेशन उससे एक्सपेक्टेड है? इसका सीधा सीधा आंसर है 60 to 65। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, 60 से 65% होगा 1 मिनट के बाद
oxygen saturation in a full term newborn. Now next question is, a 28-year-old primary gravida at 32 weeks presents with headache, blurred vision, generalized edema, BP 160 by 100 and +3 proteinuria on dipstick. Which condition best fits this clinical picture? ठीक है, 32 वीक्स की एक प्राइमरी ग्रेविडा आई है, उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हेडेक है, ब्लर्ड विजन है, जनरलाइज्ड एडीमा है, बीपी बहुत हाई है एंड +3 प्रोटीन्यूरिया है. कौन सा कंडीशन जो है इस पिक्चर को बेस्ट फिट करता है? ठीक है, इधर जो है हम पहले ऑप्शन देखेंगे. फर्स्ट इज एक्लेम्शिया, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया एंड ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन. ओके, पहले देखेंगे कि प्री एक्लेम्शिया क्या होता है. प्री एक्लेम्शिया होता है अगर मोर देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है और ये वाले सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, हेडेक है, ब्लर्ड विजन है, जनरलाइज्ड एडीमा है फुल बॉडी में, बीपी जो है मोर देन 140/90 है, प्रोटीन्यूरिया है. प्रोटीन्यूरिया मतलब मोर देन +1 है डिपस्टिक मेथड पे एंड मोर देन 300 mg/dl है इन 24 आवर्स, तो हम बोल देंगे ये पेशेंट जो है प्री एक्लेम्शिया का है. ओके, अब अगर इसी में सीजर्स और ऐड हो जाएं, पेशेंट को जो है मतलब प्रेग्नेंट वीमेन को सीजर्स और आ रहे हैं, तो इसी को बोल देंगे हम एक्लेम्शिया. ठीक है, ये फर्क है एक्लेम्शिया और प्री एक्लेम्शिया में. प्री एक्लेम्शिया प्लस सीजर्स इज इक्वल टू एक्लेम्शिया. तो अभी हम ऑप्शंस देखेंगे. एक्लेम्शिया तो ये नहीं है क्योंकि सीजर्स इसमें नहीं कंप्लेंट किया गया है, तो एक्लेम्शिया आंसर नहीं है. सेकंड इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में कभी भी प्रोटीन्यूरिया आपको नहीं दिखेगा. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. थर्ड इज प्री एक्लेम्शिया, हाँ ये आंसर है. ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन ये भी आंसर नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the NICU, which of the following scoring tools are commonly used to assess the severity of respiratory distress or respiratory failure in newborns? ठीक है, NICU में कौन सा जो है टूल यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को देखने के लिए? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू बेलार्ड स्कोर ओनली. आपको पता है बेलार्ड स्कोर जो है जेस्टेशनल एज देखने के लिए यूज होता है. ठीक है, जब कोई न्यूबॉर्न पैदा होता है उसके ऊपर न्यू बेलार्ड स्कोर परफॉर्म किया जाता है जस्ट टू नो द जेस्टेशनल एज. ठीक है, इसमें जो है न्यूरोमस्कुलर की वो टोन देखा जाता है, फिजिकल मैच्योरिटी देखी जाती है, जैसे कि हेयर्स कितने प्रेजेंट है, लेनोगो कैसा है, ये सब चीज़ें देखी जाती है न्यू बेलार्ड स्कोर में. ठीक है, स्कार्फ साइन इसमें देखा जाता है. तो ये तो अपन का आंसर नहीं है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसका पार्ट नहीं है. सेकेंड इज डाउन स्केल एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्केल. यस, दिस इज द राइट आंसर. इसका सीधा सीधा रट्टा लगा लो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी फेलियर देखने के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? डाउन स्केल एंड सिल्वरमैन एंडरसन स्केल. ओके, इसमें क्या क्या देखा जाता है, जैसे कि ग्रंटिंग हो रही है नहीं हो रही है, नेजल फ्लेयरिंग है या नहीं है, साइनोसिस है या नहीं है, ये सब टूल्स को देख के पता लगाया जाता है कि बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. फाइन. थर्ड ऑप्शन इज सिल्वरमैन एंडरसन. यस, दिस इज राइट, बट ये दोनों यूज किए जाते हैं, डाउन्स एंड सिल्वरमैन. अकेला ये यूज नहीं किया जा सकता. फोर्थ में जो है तीनों दे दिए गए हैं न्यू बेलार्ड स्कोर को ऐड करके. ये न्यू बेलार्ड स्कोर तो नहीं होता, ऊपर वाले दो होते हैं, तो आंसर 2 इज राइट हियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज स्टार्टेड ऑन डाइसल्फिराम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल डिपेंडेंसी. विच इंस्ट्रक्शन इज असेंशियल फॉर द नर्स टू प्रोवाइड. ठीक है, एक पेशेंट है उसको डाइसल्फिराम जो है स्टार्ट किया गया है, नर्स को जो है कौन सी इंस्ट्रक्शन खास तौर पे पेशेंट को देनी होगी? ठीक है, जब भी कोई एल्कोहल डिपेंडेंसी वाला केस होता है, ठीक है, कोई अल्कोहल लेता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम डाइसल्फिराम दे देते हैं कि अगर इस पर्सन ने नेक्स्ट टाइम अल्कोहल लिया तो ऐसी एडवर्स रिएक्शन इसमें होगी कि आगे से पिएगा नहीं. ठीक है, आगे से ड्रिंक नहीं करेगा. कौन सी रिएक्शंस होती हैं? हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होगा, उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है. ठीक है, बहुत एडवर्स इफेक्ट्स इसके दिखते हैं अगर आप डाइसल्फिराम ले रहे हैं प्लस उसके ऊपर से अल्कोहल ले ली. ठीक है,
तो इन पेशेंट में खास तौर पे बताया जाएगा कि आपको ना ही तो अल्कोहल लेनी है, ना ही ऐसे कोई प्रोडक्ट लेने हैं जिसमें अल्कोहल होती है, जैसे कि कुछ माउथ वॉश होते हैं जिनमें अल्कोहल होती है, ठीक है, एंड कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्कोहल होती है। तो पेशेंट को ऐसे फूड्स या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना जिसमें अल्कोहल हो। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर, अवॉइड अल्कोहल एंड एनी प्रोडक्ट्स दैट कंटेन अल्कोहल। ठीक है, सेकेंड इज, देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्या है। टेक अल्कोहल टू हेल्प रिड्यूस क्रेविंग्स, नो, गलत। अगर अल्कोहल ले ली क्रेविंग मिटाने के लिए तो बहुत खतरनाक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड इज, डाइसल्फ्यूराम डज नॉट रिएक्ट विद अल्कोहल, नो, गलत, ये रिएक्ट इसके साथ करती है। फोर्थ इज, अल्कोहल में बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज, बिल्कुल नहीं, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 ड्रग्स और होती हैं जो क्रेविंग कम करने के लिए काम आती हैं, वो है एक्याम्प्रोसेट, एंड सेकंड इज नेल्ट्रेक्सोन। नेल्ट्रेक्सोन क्या होता है? नेलेक्सोन का ही ग्रुप है जो ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है। ओपियोइड का एंटीडोट क्या होता है? नेलेक्सोन होता है, तो उसी का भाई है नेल्ट्रेक्सोन। ठीक है, नेल्ट्रेक्सोन एंड एक्याम्प्रोसेट दोनों यूज होती हैं क्रेविंग्स को कम करने के लिए। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए 5-year-old चाइल्ड हैज बीन डायग्नोज्ड विद क्लब फुट टेलिपस वेरस, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑप्शन। ठीक है, एक बच्चा है जिसको क्लब फुट जो है डायग्नोज हुआ है। क्लब फुट में क्या होता है, अलग अलग तरह के फुट्स देखे जाते हैं इसमें। कुछ कभी कभी देखा जाएगा कि पैर जो है बच्चे का, फुट जो है इन्वर्टेड है, कई बार वो हील्स पे चल रहा होगा, कई बार वो टोज पे चल रहा होगा। तो अगर बच्चे को टेलिपस वायरस है तो वो इन्वर्टेड साइड होगा पैर। ठीक है, तो ये है कंजेनाइटल डिसऑर्डर जो बाय बर्थ बच्चे में मिलेगा। इसका क्या मैनेजमेंट होता है, किस तरह से इसको ठीक करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज, इट करेक्ट्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, नो, नहीं होता है। इसका मैं एक पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे आपको, ताकि आप समझ पाओ कि पैर किस तरह से हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कि इट करेक्ट्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, खुद ठीक हो जाएगा, नहीं, खुद ठीक नहीं होगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, पैरों में बहुत दर्द होगा, चलने में डिफ़िकल्टी होगी, तो खुद तो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज, कास्टिंग एंड ब्रेसिंग आर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, यस। इसमें क्या होता है, बच्चे के पैरों पे कास्टिंग की जाती है, ब्रेसिंग की जाती है एवरी वीकली। ठीक है, अभी जैसे कि कुछ थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज किया बोन का और कास्ट कर दिया, फिर ठीक है, फिर 1 वीक के बाद में देखा कि पैर में कितना सुधार आया है, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दिया, फिर कास्टिंग कर दी। ऐसे धीरे धीरे वीकली जो है हम चेक करते रहेंगे और नई नई कास्टिंग करते रहेंगे। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। ओके, थर्ड इज, ओनली सर्जरी कैन करेक्ट द डिफॉर्मिटी, नो, सर्जरी कभी भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होता है क्लब फुट के लिए। पहले हमेशा कोशिश की जाती है कास्टिंग एंड ब्रेसिंग से काम चल जाए। हाँ, अगर कास्टिंग एंड ब्रेसिंग से काम नहीं चलेगा तो वी विल गो फॉर सर्जरी। इस कास्टिंग ब्रेसिंग को पॉन्सेटी मेथड बोलते हैं, पॉन्सेटी, PONSETY, पॉन्सेटी मेथड से हम कास्टिंग एंड ब्रेसिंग करते हैं। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज, फिजियोथेरेपी अलोन इज यूजुअली इनफ फॉर करेक्शन, नहीं, खाली फिजियोथेरेपी से काम नहीं चलेगा, मेनली इसमें कास्टिंग एंड ब्रेसिंग का ही रोल होता है। ओके, अब एवरी वीकली जो है हम मैनिपुलेशन कर करके देखते रहेंगे और इस तरीके से पेशेंट के हम पैर को ठीक करेंगे। हाँ, और अगर कास्टिंग से काम नहीं चलेगा तो फिर वी विल गो फॉर सर्जरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which national initiative specially aims to lower maternal and neonatal mortality by promoting institutional deliveries? ठीक है, फॉलोइंग में से कौन सा नेशनल इनिशिएटिव है मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को? ठीक है, फर्स्ट इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये तो नहीं है। ठीक है, ये बच्चों के लिए होता है, 0 से 19 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। उसके बाद में अनीमिया मुक्त भारत, ये भी नहीं है। थर्ड इज जननी सुरक्षा योजना, नाम से पता चल रहा है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, ये मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, क्या आया था 2005 में।
ठीक है। दूसरी बात, ये प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, कि पहले के टाइम पे क्या होता था, मोस्टली डिलीवरीज जो हैं घरों में होती थी और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी देखी जाती थी मैटरनल एंड नियोनेटल में, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी क्या होता था, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता था और वो अच्छे से इसको मैनेज कर नहीं पाते थे घरों में। इसीलिए जननी सुरक्षा योजना को लाया गया था 2005 में, ताकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोशन मिल सके। एक चीज इसमें क्या होता है, कैश इंसेंटिव मिलता है, पैसे मिल दिए जाते हैं मदर को अगर वो इंस्टीट्यूशन में, हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाएगी तो। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जो आशा वर्कर फीमेल को हॉस्पिटल तक लाएगी, मतलब उसको समझाएगी कि आपको जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी चाहिए, उसको भी कैश इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। तो एंड फोर्थ इज PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये क्या है, ये 2016 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम का पूरा ध्यान इस चीज पे है कि अच्छी से अच्छी एंटीनेटल केयर दी जाए मदर्स को, प्रेग्नेंट विमेन को। हर 9 तारीख को, एवरी 9th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने 9 तारीख को फ्री एंटीनेटल चेकअप किया जाता है फीमेल्स का, प्रेग्नेंट फीमेल्स का। ठीक है, ताकि कोई अगर ऐसी कोई डेंजरस बीमारी है तो पहले से हम उसको पकड़ लें। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ओके। एंड अनीमिया मुक्त भारत कब आया था अपना, 2018 में। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, ये आया था 2013 में। ये जो है 4Ds पे काम करता है। मैंने पार्ट 2 में आपको अच्छे से इसके बारे में समझाया था कि जो है ये 0 से लेके 19 साल तक के बच्चों को जो है केटर करता है। इसमें डिफेक्ट्स देखे जाएंगे, डिसेबिलिटीज देखी जाएगी, डेफिशिएंसीज देखी जाएंगी जो बच्चों में डेवलप हो जाती हैं ड्यूरिंग दीज ईयर्स। ओके। एंड 2013 में आया था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके 1 साल बाद आया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, याद रखोगे ये। ठीक है। एंड अनीमिया मुक्त भारत आया था 2018 में। एंड वन मोर थिंग, जननी सुरक्षा योजना आया था 2005 में। इसी का सेकंड वर्जन आया था जननी शिशु सुरक्षा योजना, JSSY, जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये आया था 2011 में। ओके। इसका क्या काम था, जैसे जननी सुरक्षा योजना में क्या था, कैश इंसेंटिव पे था सारा जोर, पर सेकेंडली जो ये थीम आई थी JSSY, इसका मेन था कि फ्री डिलीवरीज दी जाएंगी फीमेल्स को, उसके बाद में फ्री ट्रांसपोर्ट होगा, फ्री ड्रग्स दी जाएंगी, फ्री डायग्नोसिस होगा। इसका मेन कंसर्न था। JSSY का मेन चीज क्या था कि सब कुछ फ्री किया जाएगा, चाहे वो आपकी डिलीवरी हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे डायग्नोसिस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो। ओके। और जननी सुरक्षा योजना में कितना था, बस तुम आके हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। ओके, सिंपल। Now next question, under the IMNCI guidelines, when a child presents with fever, which condition should the nurse evaluate first as part of the initial assessment? ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि एक बच्चा जो है फीवर के साथ आया है, तो नर्स जो है सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेगी कि कौन सी डिजीज इसको हुई होगी। ठीक है, पहली बात तो IMNCI आया था 2003 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नियोनेट्स प्लस चाइल्डहुड दोनों इसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब बच्चे को फीवर आ रहा है, कौन सा असेसमेंट आप जो है सबसे पहले इवेल्युएट करोगे। तो कभी भी अगर बच्चा आएगा फीवर के साथ में, ऑलवेज लुक फॉर मलेरिया फर्स्ट, IMNCI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हम मलेरिया देखेंगे कि मलेरिया तो नहीं है, सेकंड जो है डेंजर साइंस देखेंगे और क्या डेंजर साइंस हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज मीजल्स के लिए हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले, क्योंकि एंडेमिक है मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले जो है हम मलेरिया के लिए पेशेंट को असेस करते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज मलेरिया हियर। क्योंकि अगर मीजल्स होगा बच्चे को तो मदर रिपोर्ट करेगी कफ भी है, कंजक्टिवाइटिस भी है, ठीक है, एंड
स्पॉट्स भी हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, खाली फीवर बताया गया है, तो हमारा दिमाग सबसे पहले मलेरिया पे जाएगा, क्योंकि ये एक एंडेमिक डिजीज है। ओके, सेकेंड इज टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या उसके खुद से अलग से सिम्टम दिखते हैं, जैसे डायरिया दिखेगा, ओके, एब्डोमिनल पेन दिखेगा, ऐसा भी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रही है मदर, तो वी विल लुक फॉर मलेरिया। एंड लास्ट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन खुद में कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो बाकी डिजीजेस के साथ में देखने को मिलती है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें IMNCI में एक चीज देखने की है, इसमें कलर कोडिंग होती है। 3 तरह के कलर हैं, ग्रीन, येलो, पिंक। कलर कोडिंग के हिसाब से हम जो है ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि बच्चे का क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पे उसे भेजना है। तो ग्रीन में कौन से बच्चे आएंगे, जिनको बहुत माइल्ड डिजीज है, ना ही उनको कोई मलेरिया है, ओनली फीवर आ रहा है, डिहाइड्रेशन नहीं है, उसके बाद में कोई निमोनिया नहीं है, ऐसे बच्चों को हम ग्रीन एरिया में डालेंगे, ठीक है। ग्रीन एरिया में हम होम केयर की एडवाइस देंगे कि घर पे के कैसे आपको देखभाल करनी है, ओके, एंड बताएंगे कि कब जो है दोबारा से फॉलो अप करवाने के लिए आना है, ओके, फॉलो अप। तो इसमें जो है माइल्ड डिजीज है ग्रीन में। नाउ नेक्स्ट इज येलो। येलो में कौन से बच्चों को हम डालेंगे, जो मॉडरेट डिजीज है जिनको, ठीक है, जिनको निमोनिया है या फिर कोई ईयर इन्फेक्शन है या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, मलेरिया है बट अनकॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ये सब जो है इसमें आएगा, येलो में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे बच्चे का, ओके, और मदर को काउंसिल करेंगे। ये जो है PHC एंड CHC लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे को हम एडमिट करेंगे PHC एंड CHC लेवल पे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पिंक। पिंक होता है अर्जेंट, जिसमें अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, रेफर कर देंगे बच्चे को, क्योंकि PHC और CHC लेवल पे इस बच्चे की देखभाल नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको रेफर कर देंगे। इसमें कौन से बच्चे आएंगे, जिनको सीवियर निमोनिया है, सीवियर डिहाइड्रेशन है या फिर सीवियर मलेरिया है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो पिंक में आएंगे, ओके। इनको तुरंत रेफर किया जाता है, पर यूं नहीं है कि बच्चा आया और उसको भेज दिया रेफर करके, ऐसे नहीं होता है। पहले तुम स्पेसिफिक डिजीज की जो भी दिक्कत है बच्चे को, उसका एक डोज आप दोगे। जैसे कि अगर कोई उसको इन्फेक्शन है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंटीबायोटिक डोज दे के भेजेंगे, ठीक है। अगर उसको डिहाइड्रेशन है तो हम उसको ORS देंगे या फिर IV ड्रिप चलाएंगे, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे के फिर रेफर करना होता है। एज इट इज सेम कंडीशन में रेफर नहीं करना है, हमेशा पहले जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो ठीक ठाक सही सलामत एटलीस्ट उस टर्शरी केयर तक पहुंच जाए, ओके। दूसरा इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चा जो है वार्म रहे, गर्म रहे, ठीक है, हाइपोथर्मिया ना हो, एक चीज और हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है। ग्लूकोज भी हम इसमें चेक करेंगे। तो दिस वाज अबाउट IMNCI एंड राइट आंसर इज मलेरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फुल टर्म प्रेग्नेंट वुमन इज 6 centimeter dilated with contractions occurring every 5 minutes. What should the nurse do next? एक फुल टर्म प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका सर्वाइकल डायलेशन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है एवरी 5 मिनट्स में। नर्स नेक्स्ट क्या करेगी, ओके। तो अगर हर 5 मिनट्स में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है, इसका मतलब पेशेंट एक्टिव फेज में है एंड स्टेज 1 चल रही है, ओके। उसके बाद में नर्स क्या करेगी, फर्स्ट ऑप्शन इज बिगिन फंडल मसाज इमीडिएटली। फंडल मसाज देगी, नो, फंडल मसाज देते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज में, ठीक है, जब डिलीवरी हो चुकी होती है तब हमें फंडल मसाज देनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड इज स्टार्ट ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन राइट अवे। अभी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन कब करते हैं, जब हमने कॉन्ट्रैक्शंस करवानी हो, खुद से जो है मदर में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही है, हमने स्टिमुलेट करनी है,
तब हम ऑक्सीटोसिन देंगे। बट इधर तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं एवरी 5 मिनट्स में, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन देने से भी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है यूट्रस का, ठीक है। तो जब अगर ज़रूरत नहीं है ऑक्सीटोसिन की तो नहीं देना है। थर्ड इज इंस्ट्रक्ट द मदर टू स्टार्ट पुशिंग। पुशिंग क्यों करना है? अभी डायलेशन पूरा हुआ नहीं है, 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं हुई है सर्विक्स, तो स्टार्ट पुशिंग नहीं बोलना अभी। फोर्थ इज कंटिन्यू टू ऑब्जर्व लेबर प्रोग्रेस एंड मॉनिटर फीटल वेलबींग। यस, लेबर का प्रोग्रेस देखते रहो, अभी देखो, जब तक वेट करो जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेट ना हो जाए, और फीटल का वेलबींग देखते रहो, फीटल का हार्ट रेट जो है बीच बीच में चेक करते रहो। तो दिस इज द राइट आंसर। Now next question is, which national initiative focuses on improving family planning services along with overall reproductive and adolescent health in India? ठीक है, कौन सा नेशनल इनिशिएटिव है जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के साथ साथ पूरा रिप्रोडक्टिव एंड एडोलेसेंट हेल्थ को देखता है? तो अपना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये तो बच्चे को देखता है और मदर को देखता है, ये तो आंसर नहीं है। सेकंड देखो, RMNCH+A, रिप्रोडक्टिव भी देख रहा है, मतलब फैमिली प्लानिंग देख रहा है, मैटरनल की हेल्थ देख रहा है, न्यूबॉर्न को देख रहा है, चाइल्ड को देख रहा है, एंड देन एडोलेसेंट को भी देख रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। RMNCHA ये जो है 2013 में आया था, ये जो है एक्चुअली पूरा लाइफ साइकिल को देखता है एक पर्सन की, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में है, मैटरनल है, न्यूबॉर्न है, चाइल्ड है या एडोलेसेंट है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर हियर। थर्ड इज, अभी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नहीं मातृत्व अभियान, ये तो जो है क्या होता है, इसमें एंटीनेटल केयर दी जाती है ऑन 9th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नाउ नेक्स्ट इज 68-year-old पेशेंट है जिसको एंटरल न्यूट्रिशन मिल रहा है, गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब, पेट में जो है गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब लगी हुई है। ओके, एंड एज द नर्स प्रोसीड्स विद पोस्ट फीडिंग केयर, विच एक्शन शुड बी द गिवन टॉप प्रायोरिटी इमीडिएटली आफ्टर द फीडिंग इज कंप्लीटेड। जैसे ही फीडिंग कंप्लीट हुई है गेस्ट्रोस्टमी ट्यूब के थ्रू, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला, कीप द पेशेंट सिटिंग अपराइट, पेशेंट को ऊपर बिठा दो, अपराइट पोजिशन में बिठा दो। यस, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ऊपर अपराइट पोजीशन में बिठा देंगे या थोड़ा सा फॉलोअर्स पोजीशन दे देंगे तो एस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है, रिंस द फीडिंग ट्यूब यूजिंग स्टेराइल वाटर। हाँ, स्टेराइल वाटर से फीडिंग ट्यूब को हमने रिंस करना है, क्योंकि नहीं तो क्लॉग हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एस्पिरेशन है। ओके, तो ऑप्शन 1 इज मोर अप्रोप्रिएट। थर्ड इज असेस द एब्डोमेन फॉर एनी ब्लोटिंग, ब्लोटिंग के लिए देखना जरूरी है बट एस्पिरेशन जितना नहीं है। लास्ट इज टर्न द पेशेंट ऑन टू द लेफ्ट साइड। नो, लेफ्ट साइड में टर्न करके एस्पिरेशन के और ज़्यादा चांस हो जाएंगे, तो कोई लेफ्ट साइड में टर्न नहीं करवाना, या तो आप अपराइट पोजीशन दो, बिठा दो पेशेंट को, या फिर फॉलोअर्स पोजीशन दो। Now next question is, among the major national health initiative listed below, which program was introduced earliest in India? सबसे पहले कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट इज NHM नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन आया था 2013 में, नन ऑफ द अबव। सेकंड इज, थर्ड इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये आया था 1952 में। नाको NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आया था 1992 में। तो ऑप्शन 3 इज राइट हियर, 52 वाला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इसमें बताया गया था फैमिली को कैसे कंट्रोल करना है, फैमिली प्लानिंग के क्या मेथड्स हो सकते हैं, एंड बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर फैमिलीज। ओके, ये इसमें बताया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन ड्यूरिंग लेबर टिपिकली प्रोड्यूसेस विच फीटल हार्ट रेट पैटर्न ऑन CTG। CTG मतलब कार्डियोटोपोग्राफी। अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन हो गया है तो क्या देखा जाएगा? फीटल हार्ट रेट में एक्सेलरेशन देखी जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घटने में भी लेट डिसलरेशंस होंगी, वेरिएबल डिसलरेशन होंगी, क्या होगा? ठीक है, इसका एक निमोनिक होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन है या हेड कंप्रेस हो गया है या फिर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, तो उसमें किस तरह की एक्सेलरेशन या डिसलरेशन देखी जाएगी। इसका आप एक निमोनिक याद रखेंगे, व्हील चोक।
ठीक है, ये सामने सामने रखने हैं। व्हील मतलब वेरिएबल डिसलरेशंस, ठीक है। ई फॉर अर्ली डिसलरेशंस, ए फॉर एक्सलरेशंस एंड एल फॉर लेट डिसलरेशंस, ठीक है। एक्सलरेशन मतलब हार्ट रेट बढ़ रही है, डिसलरेशन मतलब हार्ट रेट घट रही है। ओके, नाउ चॉप से क्या है, सी फॉर कॉर्ड कंप्रेस, एच फॉर हेड कंप्रेस, ओ फॉर ओके एंड पी फॉर प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है। इसमें क्या है, अगर पेशेंट में वेरिएबल डिसलरेशन देखने को मिल रही है तो रीजन इज कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड कंप्रेस हो गई है। ओके, सेकंड इज अगर हेड कंप्रेस हुआ है तो अर्ली डिसलरेशन देखने को मिलेगी, अगर एसलरेशन देखने को मिल रही है तो मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड लेट डिसलरेशन देखने को मिल रही है इट मींस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है या फिर यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, ठीक है। तो इधर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन, पहले नंबर का कोर्ड कंप्रेशन है तो इसका मतलब वेरिएबल डिसलरेशन है। कहाँ है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, बट इस निमोनिक को याद कर लेना, व्हील चॉप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लैरिंजियल मास्क एयरवे व्हेन यूज्ड ड्यूरिंग एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट के टाइम पे हम जो है कभी कभी टेम्परेरी जो है लैरिंजल मास्क डाल देते हैं। लैरिंजल मास्क की पिक्चर मैं यहाँ डाल दूंगी, कैसा होता है। इसमें जो ये कफ है इसको हम अंदर लैरिंग्स के ऊपर इनलेट पे रख देंगे या फिर डाल देंगे और कफ को इन्फ्लेट कर देंगे। इससे एक सील बन जाएगी लैरिंग्स के चारों तरफ और बढ़िया से ऑक्सीजन जो है अंदर लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो लैरिंजल मास्क जो है हम बहुत कॉमनली नहीं डालते हैं, ठीक है। ये बस एक टेम्परेरी है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है, आपको ट्रेकियोस्टमी करनी है, ट्रेकिया ढूंढने में टाइम लग रहा है तो आप लैरिंजल मास्क एयरवे लगा दो इतने, ओके। या फिर ओटीज में अगर कोई बहुत छोटा सा प्रोसीजर करना है तो भी हम एलएमए का यूज कर लेते हैं, लैरिंजल मास्क एयरवे का, ठीक है। तो फर्स्ट इज टू एक्ट एज अ परमानेंट एयरवे फॉर प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, नो दिस इज रॉन्ग। कभी भी इसको परमानेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन के रूप में यूज नहीं किया जाएगा। अगर प्रोलॉन्ग्ड परमानेंट एयरवे चाहिए तो वी विल गो फॉर ट्रेकियोस्टमी, ट्रेकियोस्टमी बेस्ट ऑप्शन है। Second is to provide a reliable alternative to endotracheal intubation for keeping the airway open. Yes, ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है ईटी ट्यूब डालने का, ठीक है, ताकि एयरवे ओपन रहे। आपको ईटी ट्यूब डालने में टाइम लग रहा है, आपके पास इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, तो उस टाइम के लिए आप एलएमए डाल के छोड़ दो, इतने आप अपना सामान रेडी कर लो, ओके। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। थर्ड इज टू सब्सटीट्यूट ए ट्रेकियोस्मी ट्यूब ड्यूरिंग इमरजेंसीज, नो, इमरजेंसी में ये सब्सटीट्यूट हो ही नहीं सकता, ये किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है। हाँ, ऑल्टरनेटिव है कुछ टाइम के लिए, बट किसी चीज़ को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज टू एडमिनिस्टर रेस्पिरेटरी मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द लंग्स, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल वाया एलएमए, ठीक है, ये गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 38-year-old woman with schizophrenia who is taking haloperidol reports feeling extremely restless and unable to stay still, especially at night. Which side effect is she most likely experiencing? एक 38 ईयर्स की फीमेल है जिसको स्किजोफ्रीनिया है, उसके लिए वो हेलोपेरिडोल ले रही है। हेलोपेरिडोल के आपको पता होने चाहिए ईपीएस सिम्टम्स दिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, इसमें क्या क्या दिखता है, एक्यूट डिस्टोनिया, इसमें नेक स्टिफनेस आएगी, ठीक है, ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस आता है इसमें। नेक्स्ट इज एकाइनेशिया, थर्ड इज पार्किंसनिज्म, मतलब पार्किंसन जैसे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं, एंड फोर्थ इज टार्डिव डिस्काइनेशिया। इसमें क्या होगा, लिप स्मैकिंग करेगा, टंग प्रोट्रूजन करेगा, ये सब आता है, ठीक है। अब समझो, पेशेंट जो है एक जगह रेस्टलेस, पेशेंट जो है एक जगह बैठ नहीं पा रही है, रेस्टलेस है, तो इसको बोलते हैं हम एकथेशिया। एकथेशिया,
एकैथेशिया में क्या होता है, एक्सट्रीमली रेस्टलेस रहेगा पेशेंट, आराम से बैठ ही नहीं पाएगा। ओके, दिस इज नॉन एज एकैथेशिया। सेकेंड ऑप्शन इज एकाइनेशिया। एकाइनेशिया में क्या है, बॉडी की मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं, वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होती हैं, पेशेंट चलेगा नहीं, एक जगह बैठा रहेगा, वो एकाइनेशिया है। ठीक है, काइनेशिया मतलब मूवमेंट्स, ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट्स इज कॉल्ड एकाइनेशिया। थर्ड इज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है, एक एबनॉर्मल सा पोस्चर बना लेगा पेशेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है, सही ये भी है, बट इन्होंने बताया हुआ है कि रेस्टलेसनेस हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम एकैथेशिया बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 31-year-old woman with 2 consecutive miscarriages is found to have positive anti-phospholipid antibodies. What is the most likely underlying condition? ठीक है, एक 31 ईयर की विमेन है जिसके 2 मिसकैरेज कॉन्जिक्यूटिवली हो चुकी हैं। ठीक है, एक के बाद एक 2 मिसकैरेजेस हो गए हैं। अब उसका जब ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ठीक है, तो उसको कौन सी कंडीशन है, किस रीजन से उसको ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लड में क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं और हमेशा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब हमें पता कैसे चला ये वाला सिंड्रोम है, क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पाई गई हैं, तो ये वाला सिंड्रोम है। ओके, अब इसका इलाज क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें लो डोज में हिपैरिन दिया जाता है या फिर एस्पिरिन दिया जाता है। ओके, ट्रीटमेंट में इसको हिपैरिन दिया जाएगा ताकि ब्लड क्लॉट्स फॉर्म ना हो। ओके, हिपैरिन या एस्पिरिन। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सर्वाइकल इंसफिशियंसी। सर्वाइकल इंसफिशियंसी रीज़न होती है अबॉर्शन का, बट वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सर्विक्स जो है बेबी को होल्ड नहीं कर पाती है, इस वजह से अबॉर्शन हो जाता है, बट यहाँ पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, थर्ड जो है फीटल क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, इसकी वजह से अबॉर्शंस होते हैं, बट इसमें दिया गया है कि एंटीबॉडीज पाई गई हैं, तो ये तो नहीं है। थायराइड डिसफंक्शन, ये भी नहीं है। ओके, now next question is, during a hemoglobin screening camp under the Anemia Mukt Bharat program, a community health nurse counsels women and children on the program goals and the hemoglobin level considered adequate after treatment. According to the AMB guidelines, which hemoglobin value refers successful correction of anemia. कितना अगर हीमोग्लोबिन आ जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ पेशेंट का हीमोग्लोबिन ठीक आ गया है, तो इसका आंसर है मोर देन 11। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत 2018 में इनिशिएटिव आया था, ये बोलते हैं कि अगर 11 ग्राम पर डीएल से हीमोग्लोबिन ऊपर है किसी भी पेशेंट, किसी भी पर्सन का, तो उस पर्सन को हम कंसिडर करेंगे कि इसको अनीमिया नहीं है। ओके, मोर देन 11 होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए चाइल्ड विद सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू अक्यूट diarrhea is started on IV fluids. Which IV fluid is most appropriate for initial management? एक पेशेंट है acute डायरिया का, उसको सीवियर डिहाइड्रेशन होगी इसकी वजह से। ठीक है, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, कॉमन चीज है। अब कौन सा IV फ्लूइड आप दोगे, IV फ्लूइड वही देंगे जो हमारी बॉडी फ्लूइड से मेल खाता हो, दैट इज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, ये एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। सेकंड ऑप्शन क्या है, हाफ नॉर्मल सेलाइन, ये हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक हम नहीं देंगे क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हाइपोटोनिक नहीं देंगे। थर्ड इज 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, हमेशा याद रखना 5% डेक्सट्रोज इन वाटर हाइपोटोनिक होता है। इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हाइपरटोनिक लिख देते हैं कि इसमें तो डेक्सट्रोज है, ये हाइपरटोनिक होगा, बट ये हाइपोटोनिक होता है। क्यों, क्योंकि बॉडी में जाके डेक्सट्रोज जो है मेटाबोलाइज हो जाएगा, ओनली वाटर विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। लास्ट इज 3% हाइपरटोनिक सेलाइन, 3% हाइपरटोनिक सेलाइन नहीं, ये तो हाइपरटोनिक तो हमने देना ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज राइट हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।